हैं, एक दिन कुछ बोलते अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ, हिंदू जागरूक हो जाओ और मुसलमान भी जागरूक हो जाओ, सब जागरूक हो जाओ। इस देश की जनता हो, समझ लो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन भगवान के नाम पर काम नहीं हो रहा है। आज तुम्हारे पेट को भरने का कोई साधन ही नहीं है। मोदी जी बड़े बड़े हवाई जहाजों में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और जब आपके सामने आते फिर वही बातें। बताए तो सही, मैं चुनौती देती हूं उनको, एक चुनाव लड़ ले बेरोजगारी पे, महंगाई पे, एक चुनाव लड़ ले, एक चुनाव लड़ ले अपनी नीतियों पे, एक चुनाव लड़ ले अपनी नीतियों पे। एक बार जरा बताएं, एक बार जरा बताएं इस देश के आम आदमी के लिए, इस देश के मिडिल क्लास के लिए, इस देश के गरीब के लिए क्या किया है, क्या किया है। बता नहीं सकते, और आपने छूट दे रखी है, आंखें बंद कर ली हैं। मैं किसी महिला के घर जाती हूँ, कहती है नहीं दीदी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। मुझे मालूम नहीं आगे क्या करूंगी, मजदूरी कर लेती हूँ, थोड़ी सी कमा लेती हूँ, थोड़ा सा कमा लेती हूँ। मैं पूछती हूँ वोट किसको? उसी विधायक को जो 3 बार वोट कर रही हो तुम। क्यों? कहती है दीदी धर रहे हो उन्होंने भगवान के नाम। भगवान के नाम? विधायक कुछ कर नहीं रहा है, सांसद कुछ कर नहीं रही है, आपकी कोई सुविधा नहीं दी आपको, तो क्या कहते भगवान अगर आपके सामने खड़े होते आज? कहते खोलो अपनी आंखें, जागरूक बन जाओ, मेरे नाम पर वोट मत दो, नेता से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया है। यही कहते भगवान, क्योंकि भगवान ने हमेशा जनता की जागरूकता की बात की है। भगवान ने हमेशा ये कहा है, सदियों से, हजारों वर्षों से, कि अपनी सच्चाई को पहचानो। जो आपको बताया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई आज बहुत गंभीर है, आज इस देश की सच्चाई बहुत गंभीर है। आज सत्ता में जो लोग हैं वो कल संविधान को बदल सकते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया है आपको, बार बार आपने प्रदेशों में सरकारें चुनी, पैसे खिला के विधायकों को बदल दी, गिरा दी सरकार। खुलेआम कहते हैं इसने 100 करोड़ लिए, उसने 100 करोड़ लिए। सबसे पहले तो ये 100 करोड़ आए कहां से? भाजपा आज सबसे अमीर पार्टी बन गई है इस देश में नहीं, दुनिया में। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, जानते हैं अमेरिका की पार्टियां भी इतनी अमीर नहीं है। कैसे? 70 सालों से ये देश आजाद था, 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, 55 सालों से सरकार रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाती। ना कोई प्रयास किया उसे बनाने का। ये लोग हमें भ्रष्ट कहते हैं, हमारी पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं, हमारी पार्टी को धर्म विरोधी कहते हैं। और भ्रष्टाचार की स्कीम कौन बनाता है? मोदी जी। बाकायदा स्कीम बनती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, कि जो जो चंदा दे रहा है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि किस किस से चंदा लिया। जब कचहरी में बात आई, न्यायाधीशों ने कहा सूची निकालो, क्या पता चला? कोविड की वैक्सीन किस किस को मिली? हाथ ऊपर करिए, किस किस को टीका लगा? हमें भी लगा, लगाना नहीं चाहती थी, लग गया, 2 लगाए। प्रमाण पत्र भी मिल गया मोदी जी के चेहरे वाला, सबको मिला। अब सुन लो,
पूरे देश की वैक्सीन एक कंपनी ने बनाई और उस कंपनी ने 52 करोड़ चंदा किसको दिया? गुजरात में एक पुल गिरा, आपको याद है? सैकड़ों लोग बह गए पानी में। उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने पुल बनाया, किसको चंदा दिया बताओ? धन्यवाद। ऐसे लोगों से चंदा लिया, कंपनियों से जिसपे आप छापा मार रहे हो, चंदा लिया, छापा बंद। आपने कार्रवाई कर रखी है, कोई केस डाल रखा है, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में गया। ये है मोदी जी की ईमानदारी और मोदी जी की राजनीति। भी बता देती हूँ क्यों, आप जानते हैं आपके सांसद की भी यही राजनीति है। मंचों पे दिखेंगे, उद्घाटनों पे दिखेंगे, कभी कभार रोड शो कर लिया तो गाड़ी के ऊपर दिखेंगे, यूं यूं हाथ हिला रहे, जनता उधर है, इतनी पास भी नहीं आ सकती। ये तो सारा सुरक्षा कर्मचारी, जनता वो दूर से जनता को देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर कोई टीवी का कैमरा आ गया तो चलो किसी बच्चे को कोई पकड़ के ले आया कि मोदी जी के सामने कैमरे पे दिखना चाहिए कि मोदी जी जनता से भी मिलते हैं। उसको पता नहीं उसकी कितनी छानबीन करके लाए होंगे उनके पास। कभी जनता के बीच नहीं दिखते, हमेशा साफ सुथरे चमक रहे हैं। अरे मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, धूल से भरा होता था कुर्ता जब वापस आते थे, बाल में धूल, यहाँ तक निशान होते थे कि लोग ऐसे पकड़ रहे हैं, निशान होते थे, घाव होते थे। घबरा जाती थी, मैं छोटी थी तो देखती थी। आपके बीच आते थे, पैदल आते थे, अपनी गाड़ी खुद चलाकर, ये सब तामझाम लेके नहीं। आपके गांव में आते थे, आप डांट देती थी कि मेरा बिजली का खंभा नहीं लगाया तो वोट नहीं दूंगी, आ जाओ चाय पी लो चले जाओ। शाहीन तो बहुत डांटती थी। शाहीन को तो मैं पहचानती इसलिए हूं क्योंकि मेरे पिताजी को डांट देती थी और प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन मौके पे डांट देती थी। ये भी तो प्रधानमंत्री थे आपके, तो क्या हो गया? क्या हो गया 10 सालों में कि प्रधानमंत्री अपने आप को इतने बड़े समझ रहे हैं कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, जनता के बीच जाना नहीं, जनता के साथ घुल मिलना नहीं, जनता की समस्याएं जाननी नहीं है। क्या हो गया है? कट गए हैं जनता से। आज तो उनके सलाहकार भी इतना डरते हैं कि वो भी नहीं बताएंगे कि किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि 10,000 50,000 रुपए नहीं दे पा रहा है। कोई सलाहकार नहीं बता रहा है कि यहाँ का नौजवान किस तरह से पिट रहा है महंगाई से और बेरोजगारी से। मन की बात तो वो करते हैं। अरे भाई, मन की बात तो उनकी मन की बात बताते हैं, आपकी कौन सी मन की बात सुन रहे हैं? 10 सालों में मन की बात प्रोग्राम है, आयोजित होता है, कोई खड़ा हो जाता है, पूछता है मोदी जी ये वो, मोदी जी जवाब दे देते हैं। लेकिन कभी आपके बीच आके पूछा है मेरे भाई आपके मन की बात क्या है? कभी आंसू पोंछा है? एक बार आंसू पोंछते हुए नहीं देखा मैंने उन्हें, किसी के भी, गरीब छोड़ो किसी के भी। आज रो दिए, हाँ? अपने आंसू पोंछे नहीं, मैं किसी और के आंसू पोंछने की बात कर रही थी, मैं अपने आंसू पोंछने की बात नहीं कर रहे थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं भाई और बहनों इस देश के, जो आकर आपके सामने अपनी परेशानियां गिनाते हैं कि देखो, गाली देते हैं वो सुबह से शाम तक। इंदिरा जी को देशद्रोही कहते हैं, राजीव जी को देशद्रोही कहते हैं, मेरे परिवार के हर सदस्य के बारे में कुछ ना कुछ पूछिए ही मत क्या क्या कहते हैं। और फिर आपके सामने आके शिकायत करते हैं कि कोई उनके बारे में उनको गाली दे रहा है। एक बार गाली नहीं दी, चरित्र ही नहीं है हमारा, सभ्यता ही नहीं है हमारी। हाँ, आप काम नहीं करेंगे तो हम जरूर सवाल उठाएंगे, आपकी गलत नीतियां हैं तो हम जरूर सवाल उठाएंगे। अब तो आप रो भी पड़े हैं जनता के सामने। अब इस ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैंने तो अपनी दादी देखी है, पूरी दुनिया हमला कर रही है, गालियां दे रही है, जंग कर रही है पाकिस्तान से, अकेली औरत
पाकिस्तान को तोड़ रही है दो टुकड़ों में, एक आंसू नहीं गिरता। मैं आपको बताऊं इंदिरा जी के बारे में कुछ। जिस दिन उनके बेटे की आकस्मिक मौत हुई, 33 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब मैंने देखा है उन दिनों अपनी दादी को। फिर भी अगर रोती थी तो कमरे में रोती थी, जनता के सामने आती थी तो दृढ़ होकर खड़े हो जाती थी। अगले दिन काम किया उन्होंने, पीछे नहीं हटी। और ये थोड़ी सी आलोचना सुन के रोने लग गए, ये तो कमजोरी है। फिर मैंने तो सोचा कि दुनिया में कहते हैं कि बहुत दृढ़ है, ये तो सबसे सक्षम प्रधानमंत्री है, ये तो एकदम कमजोरी है कि वोट मांगने के लिए कुछ भी कर ले। ये तो वो कर रहे हैं जो आपके यहाँ पे विधायक आके वोट मांगते हैं, जो कभी रो जाते हैं, कभी कोई आपसे कुछ और झूठ बोल के मांग लेता है। हाँ, देखो सार्वजनिक जीवन जो है ना आसान नहीं है, लगता है आसान। हाँ, वॉशिंग मशीन आसान लगता है, आसान नहीं है। आलोचना सुननी पड़ती है, डांट सुननी पड़ती है, कोई सवाल उठाता है जवाब देना पड़ता है। ये सार्वजनिक जीवन होता है, कभी कभी जान देनी पड़ती है। रो नहीं सकते। अब वो बड़े हैं, मैं उनको सलाह नहीं दूंगी, मैं तो उनसे कई साल छोटी हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि पहली बार मैंने देश के ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो आपके सामने आकर अपने दुख सुना रहे हैं, लेकिन आपके दुख सुनने के लिए उनके पास इतना रत्ती भर समय नहीं है। तो बात यह है भाइयों और बहनों की करना क्या है, अब आगे की क्या योजना है। आपको यही चाहिए कि धर्म के नाम पर राजनीति होती रहे, चुनाव में रोना धोना, या फिर फिजूल की बातें, कोई भैंस चुराएगा, कोई मंगलसूत्र चुराएगा, ये बातें, या फिर कोई और कहानी, भारत में चुनाव है, पाकिस्तान की बातें। क्या चाहते हैं? या आप चाहते हैं कि आपके जो नेता हो वो जवाबदेह हो, कि आपके जो नेता हो थोड़ा सा घबराएं आपके सामने आने पे कि भैया अगर काम नहीं किया है तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपके नेता थोड़ा मुंह दिखाने लायक बने, थोड़ी हिम्मत करें, आपके लिए भी कुछ करके दिखाएं। क्या चाहते हैं आप, ये तय करना है। क्योंकि अगर आपने इस तरह की राजनीति को और उभरने दिया तो ये जो बेरोजगारी आज 45 सालों में सबसे ज्यादा है, 5 सालों में जाने कहां पहुंच जाएगी। आपकी समस्याओं का हल कौन करेगा? टीवी तो आपको दिखाते रहेगा, क्योंकि वैसे भी खरबपति के चैनल हैं सारे, वो तो दिखाते रहेंगे अच्छी अच्छी चीजें, बहुत तरक्की, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आप अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं देखेंगे, अपने जीवन में वही मुसीबतें, वही परेशानियां। और जब आप प्रधानमंत्री या किसी नेता को बताने की कोशिश करते हैं तो वो आपको अपने दुख सुना रहे हैं, वो खुद ही रो रहे हैं, अपने ही आंसू पोंछ रहे हैं, आपके क्या पोंछेंगे। तो क्या चाहिए? तय कर लो, मन बना लो। आपकी जागरूकता इस देश को बचा सकती है। आपको आंखें बंद करके अपना वोट देना है तो ठीक है, ऐसी खाई में रहिए, कौन मदद करेगा आके आपको। समझ लीजिए, यहां पे जो राजनीति आपने स्थापित की थी ना मेरे पिताजी के साथ, बिल्कुल सही राजनीति थी। कितना भी बड़ा नेता हो आकर आपके आंसू पोंछे, अपने आंसू हैं तो अपने कमरे में जाके पोंछ लीजिए। आप अपना मन बनाइए, आपका वोट है, आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है, आपका हथियार है। इसको अपने लिए इस्तेमाल करिए, अपने लिए। समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी क्या नीतियां लाई है, क्या हमारे लिए कुछ करने जा रही है, जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश हैं वहां क्या किया है, ये समझिए। फिर भाजपा को देखिए, कौन से बड़े बड़े सपने दिखाए,
उनमें से क्या कुछ सपने साकार हुए? नहीं हुए। तो समझ लीजिए ना सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई के आधार पर अपना वोट डालिए। किसी के बातों में मत पड़िए। मैं तो कहती हूँ मेरी भी बातों में मत पड़िए। देख लीजिए कांग्रेस क्या कर रही है, हमारी प्रदेश सरकारों में क्या हो रहा है। महिलाओं के खाते में पैसे डल रहे हैं, महिलाएं सब जगह घूम रही है, तीर्थ यात्रा कर रही हैं, बस की फीस नहीं लगती, फ्री में जाती हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 25 लाख का बीमा यहाँ पूरे देश भर में लागू करेंगे, ताकि जिसको ऑपरेशन कराना हो उसके लिए मुफ्त हो जाए। हम कह रहे हैं कि जो स्नातक पास बच्चे हैं उनको 1 लाख सालाना पक्की नौकरी, पहली नौकरी अधिकार मिलेगा कानूनी। हम कह रहे हैं कि फंड बनाएंगे नौजवानों के लिए, ताकि छोटे कारोबार मजबूत बने। आपको कुछ शुरू करना है, आपको सुविधा मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। किसानों के हर सामान पे जीएसटी मुक्त कर देंगे। किसानों की कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग लाएंगे। हम इतने सारे काम करना चाहते हैं आपके लिए। मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी, ये कानून बनेगा। आशा आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए दुगना आपका मानदेय बनेगा। 30 लाख अग्निवीर को रद्द कर देंगे। और मैं देखिए, ये हमने लिखा है अपने न्याय पत्र में, अग्निवीर जैसी स्कीम तो होनी ही नहीं चाहिए थी। सारी उम्मीदें, सारी आशाएं खत्म कर दी। जो मेहनत कर रहा था सेना में जाने के लिए, अब रो के कहता है कि मुझे नहीं जाना। मैं शहीद भी हो जाऊंगा तो मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और 4 साल बाद वापस घर आऊंगा, नौकरी ढूंढूंगा फिर से। यह है मोदी जी की स्कीम। तो समझ लीजिए, ये पिताजी की कर्मभूमि है, केक लगाव है आपसे। सच्चाई ये है, आपने इस भैया को हराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस लगाव में। कोरोना हुआ उसके बाद सबसे पहले भैया ने मुझे फोन किया और बोला, अमेठी का जो कहीं कहीं फंसा हुआ है, गुजरात में, बिहार में, मुंबई में, हैदराबाद में, ढूंढो और ढूंढ के घर पहुंचा दो। ये भैया के लफ्ज थे मुझे। कोरोना के, जब कोरोना हुआ आपने हरा दिया था। सत्ता की जरूरत नहीं थी आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, वो रिश्ता कायम है, कायम रहेगा। लेकिन पिताजी की कर्मभूमि है, पिताजी शहीद हुए इस देश के लिए, और आप सब उन लोगों के बेटे हैं, बेटियां हैं जिन्होंने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसीलिए दिल पे चोट पहुंचती है ये देखते हुए कि आप गुमराह हो रहे हैं, कि यहां से आप राजनीति का संदेश, सही राजनीति का संदेश पूरे देश में नहीं भेज रहे हैं। मिसाल बनिए, यहां से संदेश भेजिए पूरे देश में। नहीं चाहिए हमें ये नाटक नौटंकी, आंसू पोंछने वाली राजनीति। पहले हमारे आंसू पोंछो, भेज दो संदेश पूरे देश में कि हमें किशोरीलाल शर्मा जैसे कार्यकर्ता चाहिए, जो हमारे बीच में घूमे, जो हमारे पास आए, जो हमारे दुखों को समझे, जो दिन रात हमारी समस्याओं का हल ढूंढे। ऐसी राजनीति चाहिए। सिखा दो पूरे देश को। जागरूकता है आप में, बहुत समझदार हो, मैं जानती हूँ, सबसे मिलती रहती हूँ।